हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को नए नए आयाम देने में लगे हुए होंगे, पूरी लगन मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी एपीओ की जो डेट आई थी वो पहले 10 जुलाई थी, जो संभावित तिथि दी थी, लेकिन 4 जून 2022 को एक नया नोटिफिकेशन आ गया है और अब जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्थिति जो है, उसकी तारीख जो है वो 21 अगस्त है। यानी कि आप अब देखें, लगभग 1 महीना 11 दिन का टाइम और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब आपके पास अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है। ईश्वर ने जो है फिर एक चांस और दिया है, टाइम बढ़ाया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ दोबारा से लग जाइए और एक जुनून के साथ लगिए, दृढ़ निश्चय के साथ लगिए कि किसी भी तरह से, किसी भी हाल में यूपी एपीओ में जो है सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने यूपी एपीओ के लिए टेस्ट सीरीज चलाई है, यूपी एपीओ के लिए जो हमने क्रैश कोर्स चलाया है, जिसमें हमारा पेपर चल रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। साथ ही साथ इसी के साथ हमने स्टार्ट किया था पुलिस एक्ट 1861, जिसकी जो है 2 वीडियोस आई हैं और किन्हीं कारणों से वो वीडियो नहीं आ सकी थी, लेकिन कल से वो भी वीडियोस जो है नियमित रूप से आना शुरू हो जाएंगी। तो इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 चल रहा है, सेक्शन 3, जिसके अंदर निर्वाचन खंड के बारे में बात की गई है, जिसमें लगभग 10 शब्द हैं जो धारा 3 में हैं, जिसमें से हमने तथ्य को, न्यायालय को देख लिया, तथ्य को देख लिया, सुसंगत तथ्य को देख लिया, विवादक तथ्य को देख लिया, दस्तावेज को देख लिया और आज हम देखेंगे साक्ष्य को। आज हम बात करेंगे साक्ष्य की। जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को देखने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो साक्ष्य है, कि साक्ष्य का जो है सामान्य अर्थ क्या है। सबसे पहले हम साक्ष्य का जो है सामान्य अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अधिनियम में साक्ष्य की क्या परिभाषा दी गई है। तो अगर जो मैं बात करूं साक्ष्य की, तो साक्ष्य शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एविडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि साक्ष्य को अंग्रेजी में एविडेंस और हिंदी में जो है साक्ष्य कहते हैं। यानी कि साक्ष्य शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द एविडेंस का हिंदी रूपांतरण है। जो एविडेंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के एक शब्द एविडेयर से हुई है। यानी कि समझ लें कि साक्ष्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द एविडेंस का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश भाषा के एविडेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एविडेयर से हुई है। आ रही बात समझे कि अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है एविडेंस, उसे लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द एविडेयर से, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से पता लगाना। तो एविडेयर का क्या अर्थ हुआ कि स्पष्ट रूप से पता लगाना, सुनिश्चित करना या साबित करना। एविडेंस शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के टर्म एविडेयर से हुई है और एविडेयर का अर्थ है स्पष्ट रूप से पता लगाना या सुनिश्चित करना या साबित करना। तो अब हम देखेंगे कि साक्ष्य क्या है। तो सीधा सा हम क्या देख सकते हैं कि साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है। साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को, विवादग्रस्त तथ्य यानी कि ऐसा तथ्य जो विवादक है, जिसके ऊपर विवाद है, जिससे किसी विवादक तथ्य को साबित किया जाता है। साक्ष्य शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु से है जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिससे किसी विवादग्रस्त तथ्य को साबित किया जाता हो, वो क्या है?
साक्ष्य है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु या बात, कोई भी ऐसी वस्तु या बात जो न्यायालय के सामने उस पर्सन को स्पष्ट कर सके वह साक्ष्य है। यानी कि अगर जो न्यायालय के सामने कोई पर्सन है और कोई भी ऐसी वस्तु या बात अगर जो उस पर्सन को स्पष्ट कर सके वो क्या है, साक्ष्य है। ए और बी के बीच में विवाद होता है कि पेन ए का है या बी का है, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो ये बताती हो कि पेन ए का है या बी का है, इस चीज को स्पष्ट करती हो, इस चीज को सुनिश्चित करती हो या इस चीज को साबित करती हो, तो वो क्या है, साक्ष्य है। अब हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में जो साक्ष्य की परिभाषा दी गई है, तो इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। तो यहां पर क्या बताया, मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी कि साक्ष्य को जो लिया गया है वो विशेष अर्थों में लिया गया है। साक्ष्य की परिभाषा विशेष अर्थों में दी गई है। क्या कहा कि साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है, यानी कि साक्ष्य शब्द का अर्थ है और उसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं, वे सभी कथन। तो पहले क्या जोड़ा, कथन, वे सभी कथन, चाहे जितने भी स्टेटमेंट्स हो, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। कहा कि वे सभी कथन, और कथन किस चीज के बारे में, ऐसे विषयों के बारे में जो न्यायालय के सामने जांचाधीन हो, जांच के अधीन हो। यानी कि ऐसे सभी कथन जो न्यायालय के सामने जांचाधीन विषयों के संबंध में हो और न्यायालय उन कथनों को अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। तो ऐसे साक्ष्य, ऐसे कथन क्या है, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसा साक्ष्य क्या होगा, यानी समझो न्यायालय के सामने अगर जो कोई विवादग्रस्त विषय है और उस विवादग्रस्त विषय के संबंध में कोई कथन किए जाने हैं जो उस विवादग्रस्त विषय को स्पष्ट कर रहे हो और न्यायालय जो है उन कथनों को क्या है, अपने सामने जो है साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता हो या अपेक्षा करता हो, तो ऐसे साक्ष्य क्या है, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। बहुत आम भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करोगे तो आम भाषा में अर्थ ये निकलेगा कि अगर जो न्यायालय के सामने कोई विवादग्रस्त विषय है और उस विवादग्रस्त विषय को स्पष्ट करने के लिए कुछ साक्ष्यों के द्वारा कोई कथन किए जाते हैं और ऐसे कथनों को न्यायालय जो है अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, परमिशन दे देता है या अपेक्षा करता है, तो ऐसे कथन क्या है, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरी चीज आई कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। यानी कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो उसमें मेंशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी, और जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल है, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। यानी कि जब हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 को देखा, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 को देखने के बाद हमें समझ में आया कि साक्ष्य के दो रूप हैं। इस परिभाषा के अनुसार दो तरह के साक्ष्य निकले, एक तो मौखिक साक्ष्य यानी कि जो गवाहों के कथन, और दूसरा आ गया दस्तावेजी साक्ष्य। देखो, साक्ष्य की परिभाषा अपने आप में इतनी विस्तीर्ण है, इतनी विस्तारित है कि इसके ऊपर अगर जो लेक्चर्स लिए जाएं तो कई लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगी। लेकिन मैं अभी फिर बता दूं कि हम यहां पर एपीओ का जो है क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं संक्षेप में उन्हें ही जानने की कोशिश करेंगे। वरना अगर जो मैं बात करूं इस डेफिनेशन की, तो इस डेफिनेशन की आलोचना हुई है, आलोचकों का कहना है कि यह परिभाषा त्रुटिपूर्ण है। इसी के साथ साथ जब हम साक्ष्य के प्रकारों की बात करेंगे, हम साक्ष्य, परिसाक्ष्य और सबूत में अंतर करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा विस्तारित हो जाएगा। लेकिन ये वाली चीजें हम कभी भविष्य में डिस्कस करेंगे जब मेंस को मैं पढ़ाऊंगा। इसी चीज को मैं आपको बता दूं, अभी मैं यूपी एपीओ का सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में हर सब्जेक्ट को
न्यायिक परीक्षा के दृष्टिकोण से प्री मेंस दोनों को दृष्टिगत रखते हुए जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसे पूर्ण कराया जाएगा। अब इसके बाद कई बार पीटी में एक क्वेश्चन आया है कि अगर जो कोई साक्ष्य है उसे अनुचित साक्ष्य द्वारा प्राप्त किया गया है तो उसके बारे में क्या होगा। एक केस आया पुष्पा देवी एम जातिया बनाम एमएल वाधवा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये दोनों केसेस जो हैं ये पीटी में आए हुए केसेस हैं। इनका हेल्ड जो है आपको याद रखना है क्या कहा। तो पुष्पा देवी एम जातिया बनाम एमएल वाधवा AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पेश किया गया साक्ष्य की परिभाषा में आता है। अगर जो न्यायालय के सामने कोई साक्ष्य पेश किया जाता है और वो साक्ष्य की परिभाषा में आता है तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है। जहां पेश किया गया साक्ष्य की परिभाषा में आता है तो न्यायालय क्या है, इसे उपयोग में ले सकता है। और साथ ही आगे जो बात कही वो इंपॉर्टेंट है, तथा न्यायालय को यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि किस तरीके से साक्ष्य प्राप्त किया गया। इसमें पुष्पा देवी के केस में क्या कह दिया गया, बहुत सीधी सी बात कही कि जहां पेश किया गया साक्ष्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता हो न्यायालय उसे उपयोग में ले सकता है, तथा न्यायालय को यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि किस तरीके से साक्ष्य प्राप्त किया गया है। यानी कि इसका जिस्ट ये निकला कि साक्ष्य को चाहे किसी भी तरीके से प्राप्त किया गया हो, अगर जो वो साक्ष्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है तो न्यायालय उसे उपयोग में ले सकता है। इस चीज को और आगे स्पष्ट हुआ। इसके लिए हम देखेंगे वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परम AIR 1910, यानी कि क्या है, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर ऑल इंडिया रिपोर्टर 1910। इसमें क्या कहा, इसमें सर लॉरेंस जैकिंस इन्होंने अवलोकन किया। इन्होंने एक अवलोकन किया, किसने, सर लॉरेंस जैकिंस ने। इन्होंने कहा कि सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहता है। सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहता है, चाहे उसे दंड प्रक्रिया संहिता का अतिक्रमण करते हुए तलाशी या अधिग्रहण के दौरान प्राप्त किया गया हो। बहुत गजब बात कही सर लॉरेंस जैकिंस ने कि सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहता है। सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहता है, चाहे उसे दंड प्रक्रिया संहिता का अतिक्रमण करते हुए, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन करते हुए तलाशी या अधिग्रहण के दौरान प्राप्त किया हो। यानी कि जिस टाइम तलाशी ली गई है, जिस टाइम अधिग्रहण क्या है, चाहे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो, लेकिन सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहेगा। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन क्या है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता, यानी कि शपथ पत्र जो है साक्ष्य नहीं है। एक कंडीशन है, एक परिस्थिति है जब शपथ पत्र साक्ष्य होता है। तो वो कब है कि शपथ पत्र केवल तब साक्ष्य होता है जब न्यायालय CPC एवं CRPC के प्रावधानों के अधीन किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाने का आदेश देता है। यानी कि जनरली जो शपथ पत्र है वो साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमने जब सेक्शन 1 को देखा, धारा 1 को देखा, तो उसमें भी साफ कह दिया कि यह अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता। लेकिन अगर जो न्यायालय ने किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को CPC यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन यह कहा हो कि इन वाले विशिष्ट तथ्यों को शपथ पत्र पर साबित करो, तो ऐसी कंडीशन में शपथ पत्र साक्ष्य होगा। दूसरी चीज आती है कि जो न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान है या न्यायाधीश का अवलोकन है, क्या वो साक्ष्य है? न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान या अवलोकन क्या साक्ष्य है? न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान या अवलोकन साक्ष्य नहीं है। न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान या अवलोकन तब साक्ष्य होगा जब उस न्यायाधीश की जिसका जो है वो व्यक्तिगत ज्ञान या अवलोकन है उसकी साक्षी के रूप में परीक्षा कर ली गई हो, यानी कि उसे बतौर साक्षी न्यायालय में उपस्थित कराया गया हो। इसी के साथ साथ अगली बात आती है कि क्या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट जो है,
उसमें जो तथ्य वर्णित होते हैं क्या वो तथ्य स्वयं अपने आप साक्ष्य हैं? मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में जो तथ्य वर्णित हैं वो स्वयं साक्ष्य नहीं है जब तक कि उन साक्ष्यों की परीक्षा ना कर ली जाए जिनके वो कथन हैं। इसी के साथ अगर जो एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो कोई बातचीत हुई है और उस बातचीत का टेप रिकॉर्ड कर लिया गया है तो वो टेप रिकॉर्ड मौखिक साक्ष्य होगा या दस्तावेजी साक्ष्य होगा? तो याद रखना, किसी बातचीत का टेप रिकॉर्ड जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य होता है। आज इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियोस में नए कंसेप्ट के साथ। इसलिए कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी तत्परता के साथ प्रयास करें, प्रयत्न करें। मैं बार बार कहता हूं कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।